नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे 1947 के बाद भारत की उस विशाल आर्थिक यात्रा की जब देश ने सचमुच शून्य से शुरुआत की थी। जरा कल्पना कीजिए, देश नया नया आज़ाद हुआ था, अशिक्षा दर करीब 85% थी और गरीबी चरम पर थी। ऐसे कठिन हालात में एक पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जमीन से खड़ा करना सच में कोई छोटा मोटा काम नहीं था। चलिए गहराई से देखते हैं कि कैसे शुरुआती नीतियों और योजनाओं ने भारत को उस मुश्किल दौर से निकालकर आज के मुकाम तक पहुंचाया। तो आज के हमारे सफर के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, द बिग इकोनॉमिक डिलेमा। दूसरा, ब्लूप्रिंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तीसरा, एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स। चौथा, द हेवी इंडस्ट्री पुश। पांचवां, क्राइसिस एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। और छठा, ब्रेकिंग द स्टैग्नेशन। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द बिग इकोनॉमिक डिलेमा। अब देखिए, आज़ादी के ठीक बाद इस नए नवेले राष्ट्र के सामने सीमित संसाधनों को लेकर एक बहुत बड़ी दार्शनिक उलझन थी। दुनिया की हर अर्थव्यवस्था को, चाहे वो कोई भी हो, 3 बुनियादी सवालों के जवाब देने ही पड़ते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और सबसे अहम, किसके लिए किया जाए। भारत की पूरी आर्थिक दिशा इन्हीं 3 सवालों के जवाब पर टिकी हुई थी। इन सवालों को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रणालियां नजर आती हैं। एक तरफ है पूंजीवादी व्यवस्था, जहां क्रय शक्ति यानी जिसके पास पैसा है उसे चीजें मिलती हैं और प्राइवेट ओनरशिप होती है। दूसरी तरफ है समाजवादी व्यवस्था, जहां सरकार लोगों की जरूरतों के हिसाब से चीजें बांटती है और उसी का कड़ा नियंत्रण होता है। अब हुआ ये कि 1929 की महामंदी ने पूंजीवाद की कमियां तो उजागर कर ही दी थी, जबकि सोवियत संघ उस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इन सब हालात को देखते हुए भारत ने बीच का रास्ता चुना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन हाँ, इसमें समाजवादी रंग और सरकारी संरक्षण का प्रभाव काफी गहरा था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, ब्लूप्रिंट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। अक्सर ऐसा लगता है ना कि देश की सारी प्लानिंग 1947 के बाद ही शुरू हुई, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई महान विचारक पहले से ही अपने अपने ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगे थे। 1934 में ही एम विश्वेश्वरैया जी का प्लान आ गया था, जिसमें उद्योगों पर पूरा जोर था। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का कांग्रेस प्लान आया। 1944 में बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान पेश किया। और दिलचस्प बात देखिए, उसी साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित गांधीयन प्लान भी सामने आया। और अंततः 1950 में जमीन सुधारों पर बात करता सर्वोदय प्लान आया। मतलब हर किसी के पास राष्ट्र निर्माण का अपना एक अलग और पक्का विजन था। अब रुख करते हैं तीसरे सेक्शन का, एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 1950 में योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, उसके गठन के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का एक ऐतिहासिक दौर शुरू हुआ। इन सभी योजनाओं को दिशा देने वाले 4 बड़े पिलर्स या लक्ष्य थे। पहला, ग्रोथ यानी जीडीपी को बढ़ाना। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन यानी नई तकनीक और विचारों को तेजी से अपनाना। तीसरा, सेल्फ रिलायंस, ताकि हम विदेशों पर निर्भर न रहें। और चौथा सबसे अहम लक्ष्य था इक्विटी, जो ये सुनिश्चित करे कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित न रहकर समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। अब पहली पंचवर्षीय योजना को ही ले लीजिए। इसका पूरा फोकस खेती और भाखड़ा डैम जैसे विशाल सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर था। हैरो डॉमर मॉडल पर बनी इस योजना ने उस वक्त की भयंकर महंगाई और अनाज की कमी का एकदम डटकर सामना किया, और इसके नतीजे वो सच में हैरान करने वाले थे। इस योजना ने अपने 2.1% के विकास लक्ष्य को बहुत आसानी से पार कर लिया। मतलब पहली ही कोशिश एकदम धमाकेदार रही। चलिए अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, द हेवी इंडस्ट्री पुश। पहली योजना की शानदार सफलता के बाद दूसरी योजना में आर्थिक दिशा एकदम से पलट गई। फोकस खेती से हटकर भारी और बड़े कारखानों की तरफ मुड़ गया। इस आक्रामक बदलाव के पीछे एक थियरी काम कर रही थी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। सोच ये थी कि अगर बड़े बड़े आयरन और स्टील कारखाने लगाए जाएंगे तो रोजगार पैदा होंगे, बुनियादी ढांचा बनेगा और इसका फायदा धीरे धीरे रिसते हुए जमीनी स्तर तक यानी गरीबों तक अपने आप पहुंच जाएगा। और इस सोच को जमीन पर उतारने का तरीका था 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव। यहां साफ दिखता है कि कैसे सरकार ने उद्योगों को 3 सख्त हिस्सों में बांट दिया था। अनुसूची ए में वो उद्योग थे जो सिर्फ और सिर्फ सरकार चला सकती थी, जैसे हथियार या रेलवे। अनुसूची बी में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों थे, लेकिन मुख्य भूमिका सरकार की ही थी। और अनुसूची सी में कंज्यूमर गुड्स के लिए निजी क्षेत्र को जगह दी गई। ये सब हमारे स्थानीय उद्योगों को विदेशी कंपनियों के मुकाबले से बचाने का एक बहुत ही कड़ा संरक्षणवादी कदम था।
आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन पर, क्राइसिस एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन देखिए, चीजें हमेशा कागजी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। तीसरी योजना के दौरान एक भयानक आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा। जहां 5.6% विकास दर की एक बहुत ही आशावादी उम्मीद थी, वहां अर्थव्यवस्था लुढ़ककर महज 2.8% पर आ गिरी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के अप्रत्याशित और गहरे संकट की एक साफ तस्वीर दिखाता है। तो इतनी भयंकर गिरावट आई कैसे? कारण एक नहीं कई थे। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, प्रधानमंत्री नेहरू जी और फिर शास्त्री जी का निधन, और ऊपर से लगातार 2 साल तक पड़ा भयंकर सूखा। हालात इतने खराब हो गए कि जय जवान जय किसान का नारा देकर पूरे देश का गिरता मनोबल संभालना पड़ा। इन संकटों ने संसाधनों को ऐसा निचोड़ा कि मजबूरन पूरे 3 साल का प्लान हॉलिडे लेना पड़ा। प्लानिंग ही रोकनी पड़ गई। अनाज की इतनी किल्लत हो गई थी कि अमेरिका से PL 480 समझौते के तहत बेहद खराब क्वालिटी का गेहूं मंगाना पड़ रहा था। निर्भरता चरम पर थी। लेकिन इसी बेबसी के बीच एक असली चमत्कार हुआ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई हरित क्रांति। पंजाब और हरियाणा में उच्च उपज वाले बीजों यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का ऐसा शानदार और वैज्ञानिक इस्तेमाल हुआ जिसने भारत को भोजन के मामले में हमेशा के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना दिया। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, ब्रेकिंग द स्टैग्नेशन। हरित क्रांति के बाद का जो दौर था वो भारी राजनीतिक उठापटक का था, लेकिन साथ ही बड़े बड़े आर्थिक संस्थान भी आकार ले रहे थे। चौथी से छठी योजना के बीच बहुत सी चीजें तेजी से बदलीं। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। गरीबी हटाओ का जोरदार अभियान चला। 1975 में आपातकाल का दौर आया और फिर 1982 में ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई। इंदिरा जी ने समाजवादी नीतियों का आक्रामक इस्तेमाल किया ताकि फाइनेंस की सुविधाएं एकदम निचले तबके तक पहुंच सकें। इन सब के बीच अर्थशास्त्र की दुनिया का एक बहुत ही चर्चित और आलोचनात्मक शब्द सामने आता है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका इस्तेमाल 1950 के दशक से लेकर 80 के दशक के मध्य तक भारत की लगभग 4% की उस ठहरी हुई जिद्दी सालाना विकास दर को दर्शाने के लिए किया जाता था। अत्यधिक संरक्षणवाद और अंदर की ओर देखने वाली नीतियों ने विकास पर मानो एक अदृश्य सीमा लगा दी थी। लेकिन फिर आई 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसने आखिरकार उस 4% के मजबूत ठहराव को तोड़ ही डाला। इस दौरान दुनिया की ओर देखने वाला एक आउटवर्ड लुकिंग मॉडल अपनाया गया। विज्ञान और तकनीक में जमकर निवेश हुआ और नतीजा, देश ने उस पुरानी सीमा को तोड़ते हुए लगभग 6% की विकास दर हासिल कर ली। ये आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इतिहास के इन सारे पन्नों को पलटने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। शुरुआती आर्थिक संघर्ष और खुद को बचाए रखने की इन नीतियों की विरासत आज के हमारे आधुनिक और तेजी से बढ़ते भारत को किस तरह आकार देती है? सुरक्षावाद, योजनाबद्ध तरीके और इतने कठिन समय में दिखाए गए उस कमाल के लचीलेपन से मिले सबक ने ही तो आज की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।